Ultimately, in this game, you are alone. Does an agent know that he or she is alone? Yeah. Anything goes wrong in Pakistan and the first thing is Raw has done this. That's nice. I like it. You will never get to know good spies. मैंने कहीं पर यह पढ़ा था कि देश की सिक्योरिटी हमेशा साफ हाथों से मेंटेन नहीं हो सकती। देश को सिक्योर रखने के लिए कभी कभी हाथ गंदे करने पड़ते हैं। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट सीक्रेट ऑपरेशंस आर। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के असैसिनेशन से कुछ समय पहले लाइक 1982 से क्लार्क, एक रॉ का इन्फॉर्मर जो कि अभी लंदन में है, वो ये नोटिस करता है कि अब्दुल खान करके एक पाकिस्तानी है, वो कुछ दिनों से पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को, कुछ लोकल पॉलिटिशियंस को एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंडिया के कुछ एंटी इंडिया एलिमेंट्स को इन्वाइट कर रहा था फॉर सम मीटिंग्स उसके लंदन वाले घर में। नाउ ये मीटिंग्स वर नॉट द प्रॉब्लम और इन मीटिंग्स में पाकिस्तानी ऑफिसर्स का इन्वॉल्वमेंट वाज आल्सो नॉट द प्रॉब्लम। बट जब ये पता चलता है कि इन मीटिंग्स में भारत के कुछ एंटी इंडिया एलिमेंट्स भी शामिल है, तो ये हमारे लिए एक सीधा थ्रेड बन जाता है, बिकॉज इससे ये आइडिया लग सकता है कि शायद दे आर प्लानिंग समथिंग बिग अगेंस्ट अस। नाउ ये मीटिंग्स का सिलसिला कुछ महीने ऐसे ही चलता है एंड क्लार्क सब कुछ अच्छे से ऑब्जर्व करके फाइनली एक रिपोर्ट तैयार करके जिंदल को भेजता है। नाउ जिंदल वाज अ रॉ एजेंट जिससे क्लार्क ऐसे इंपॉर्टेंट इंटेल देता रहता था अबाउट पाकिस्तानी एक्टिविटीज एंड ऑल। अब ये सीन समझो, जिंदल को क्लार्क के इंटेल पर कोई डाउट नहीं था बिकॉज उसने पहले भी बहुत सारे क्रूशल इंटेल दिए हुए थे। इसलिए जिंदल ने पूरे सीन को थोड़ा और स्टडी करा, एक पॉलिश रिपोर्ट तैयार करी और दिल्ली भेजी एट रॉ हेडक्वार्टर्स। बट यहाँ एक चीज समझो, रॉ का सीन क्या है कि जब भी ऐसे एजेंट्स कोई रिपोर्ट्स भेजते हैं तो वो रिपोर्ट्स डेस्क एनालिस्ट अलग अलग सोर्सेस से वेरीफाई करते हैं और अगर उस रिपोर्ट में कुछ कनेक्शंस मिलते हैं, कुछ क्रूशल मिलता है, तब वो रिपोर्ट आगे बड़े ऑफिसर्स तक जाती है, वरना फिल्टर आउट हो जाती है। और शायद जिंदल की रिपोर्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। अब यार देखो, ये लंदन में जो कुछ भी हो रहा था ना, ये सीरियस था बिकॉज ऑफ कोर्स पाकिस्तानी जिसमें इन्वॉल्व थे। एंड सेकेंडली जिंदल को अपने इंटेल पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो कुछ समय बाद सीधा भारद्वाज को फोन लगाता है दिल्ली में। सर, यहाँ पे कुछ सीन हो रहा है, कुछ पाकिस्तानी रेगुलर मीटिंग्स कर रहे हैं। नाउ भारद्वाज जो कि जिंदल के बॉस हैं, वो रॉ में बहुत अच्छी पोजीशन पर थे। मतलब एग्जैक्ट डेजिग्नेशन तो डिस्क्लोज नहीं किया गया है, बट स्टिल वो इस पोजीशन पर थे कि अपने कॉल पर सीक्रेट ऑपरेशंस लॉन्च कर सकते थे, बट ऑफ कोर्स रेस्पॉन्सिबली। नाउ जिंदल वाज प्रीटी क्लियर कि अगर इन एक्टिविटीज को या पॉसिबली एक बहुत बड़े प्लान को अगेंस्ट इंडिया कामयाब होने से रोकना है, तो वी हैव टू टेक खान एंड संधू डाउन। अब यार सीन देखो, जिंदल की सबसे बड़ी टेंशन यही थी कि कुछ ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा, बिकॉज जो ये संधू है ना, ये वही इंडिया का एंटी इंडियन बंदा है जिसकी बात मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में करी थी। और ये अब्दुल खान और संधू को जल्दी से खत्म करना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज अगर ये संधू एक बार आईएसआई के हाथ में ढंग से चला गया ना, तो फिर चीजें हाथ से निकल जाएगी, बिकॉज ही इज ए डेंजरस मैन। और अगर हम इन दोनों को यहीं पर खत्म कर देते हैं, तो हो सकता है कि इनका एक गंदा सा प्लान भी यहीं खत्म हो जाए। पर ये सब करने के लिए व्हाट्स द प्लान? एंड एग्जैक्टली यही भारद्वाज ने पूछा जिंदल से कि भाई व्हाट्स द प्लान? एंड एज ऑलवेज जिंदल वाज रेडी विद अच्छा खासा प्लान। नाउ प्लान की फर्स्ट स्टेप वाज कि एक अंडरकवर ऑफिसर को पोस्ट किया जाएगा इन द लंदन एम्बेसी, जो कि क्लार्क के साथ कोऑर्डिनेट करके ऑन फील्ड एक्शन संभालेगा एंड जिंदल खुद पेरिस से पूरा मिशन कंट्रोल करेगा। अब कुछ सोर्सेस से पता चलता है कि पाकिस्तानी ये जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं ना, इसे डायरेक्टली आईएसआई चीफ खुद सुपरवाइज कर रहा है। मतलब अब हमारे ऑपरेशन का सक्सेसफुल होना और भी क्रूशल हो जाता है। एंड उसी के लिए जो वो अंडरकवर ऑफिसर चाहिए था एट द लंदन एम्बेसी, उस रोल के लिए जिंदल की नजर में एक ऑफिसर पहले से ही था, हुज कोड नेम वाज नारायणन ने इन लोगों के साथ कुछ ऑपरेशंस पहले भी किए थे, इसलिए जिंदल को पता था कि नारायणन वाज परफेक्ट फॉर दिस रोल। नाउ ऑपरेशन हॉर्नेट को दो एरियाज में डिवाइड किया जाता है। पहला इंटेलिजेंस कलेक्शन, जो कि क्लार्क एंड नारायणन संभालेंगे, एंड दूसरा कोवर्ट ऑपरेशंस, जो कि जिंदल की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। जिंदल वियना की किसी कैफे में अपनी एक पुरानी इन्फॉर्मर सोफी के साथ मीटिंग करता है। नाउ सोफी ने जिंदल के साथ एक ऑपरेशन किया था पहले ऑस्ट्रिया में, उसके बाद जिंदल ने सोफी को डंप कर दिया था, बिकॉज जासूसी के धंधे में ऐसा ही है भाई, देयर इज नो परमानेंट रिलेशनशिप, everyone has an expiry date। पर इस ऑपरेशन में हमें सोफी की जरूरत थी एंड दैट इज वाई जिंदल इस मीटिंग के लिए एक हफ्ते से वेट कर रहा था। नाउ इन द मीटिंग जिंदल सोफी से पूछता है कि क्या तुम्हें हरप्रीत आहूजा कहाँ है ये पता है? वैसे जिंदल लगभग कंफर्म था कि इसे पता होगा, इसीलिए वो सोफी के सामने $10,000 का एनवलप रखते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे लिए उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकती हो? अब देखो, जब तुम्हें ये पता चलेगा कि जिंदल इस हरप्रीत आहूजा को क्यों ढूंढ रहा है, तो तुम्हें मजा आ जाएगा, बिकॉज इस कैरेक्टर का इस केस के साथ रिलेशन ही बहुत तगड़ा है। एंड हाँ, एक चीज और बता देता हूँ कि इस मिशन की इंटरेस्टिंग चीजें जिन्हें सुनकर आपको मजा आ जाएगा, वो शुरू हो चुकी है।
नाउ सोफी वो पैसे का एनवेलप उठाते हुए कहती है कि डोंट वरी, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब जब 2 दिन बाद जिंदल ऑपरेशन का स्टेटस जानने के लिए नारायणन एंड क्लार्क को कॉल लगाते हैं तो पता चलता है कि ये दोनों भाई तो कुछ अलग ही गेम खेल गए हैं। इन्होंने क्या करा कि कुछ पैसे खिलाकर अब्दुल खान के माली को, जिसका नाम तारिक सिद्दीकी था, उसे सेट कर लिया है और अब वो कुछ पैसे के बदले हमें सब कुछ बताने को तैयार है, जो कुछ भी उसे पता है। एंड ऐसा होता भी है। तारिक बहुत सारी क्रूशल इन्फॉर्मेशन देता है, इंक्लूडिंग खान के घर में आने वाले लोगों के नाम, उनके गाड़ी नंबर एंड इवन वो एक पूरी लिस्ट बनाकर देता है जिसमें सबके नाम होते हैं। आईएसआई के बंदे, संधू और एक और इंडियन हरबख्श सिंह का भी नाम होता है। और तारिक को थोड़े और पैसे खिलाने के बाद वो रेडी हो जाता है वो सारे लेटर्स हमें सीक्रेटली देने के लिए, जो कि अब्दुल खान के घर पर आते हैं। अब वो लेटर्स तो मिल जाते हैं बट उनमें से मोस्टली पब्लिक इन्विटेशंस होते हैं। किस्मत से एक डॉक्यूमेंट काम का मिल जाता है जिससे ये पता चलता है कि खान 2-3 अकाउंट्स में छोटे छोटे अमाउंट जमा करवा रहा था और शायद वो अकाउंट संधू और हरबख्श के ही थे। अब देखो यार, ऑल्दो तारिक हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था बट स्टिल हम अभी तक ये पता नहीं लगा पाए थे कि इन लोगों का एग्जैक्ट प्लान क्या है। दैट्स व्हाई नारायणन सजेस्ट करता है कि एक प्लान बी होना चाहिए एंड प्लान बी वाज टू रिक्रूट अ बंदा जो कि हरबख्श के नेटवर्क के अंदर का आदमी हो। और ऐसा ही एक आदमी मिल भी गया नेम्ड अमरजीत सिंह, जो कि हरबख्श सिंह का कजिन था। अब इस बंदे का क्या सीन था कि नया नया लंदन में आया था और हरबख्श सिंह यानी कि हमारे टारगेट के घर में उसी के साथ रहता था। मतलब इसके पास कुछ क्रूशल इन्फॉर्मेशन तो होगी, पर अगर इससे इन्फॉर्मेशन निकलवानी है तो पहले इसका भरोसा जीतना पड़ेगा। एंड विद इन 2 वीक्स क्लार्क ने ये काम कर दिया। अब अमरजीत क्लार्क को अपना दोस्त समझता था और पूरा खुल चुका था। एंड दैट इज व्हेन क्लार्क ने धीरे धीरे चालाकी से हरबख्श के बारे में बातचीत चालू करी। क्लार्क पूछता है अमरजीत से कि भाई ये हरबख्श क्या करता है? तो अमरजीत बोलता है कि भाई हरबख्श तो पूरा बदल चुका है जब से वो पाकिस्तान से लौटा है। पता नहीं कौन कौन पाकिस्तानी घर पर आते हैं, पता नहीं क्या बातें करते हैं कमरे लॉक करके, मेरे को तो सच में अच्छा नहीं लगता, ऐसा अमरजीत बोलता है। नाउ देखो, अब हमारे पास 2 वेल प्लेस्ड एसेट थे जो कि आगे हमें बहुत क्रूशल इन्फॉर्मेशन देने वाले थे, बट स्टिल सोफी का अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था जिसे आहूजा को ढूंढने का काम दिया था। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आहूजा बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। देखो कैसे। थोड़े समय बाद सोफी का कॉल आता है कि उसे पता चल गया है कि आहूजा कहाँ पर है। वो ऑस्ट्रिया में एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, पर आहूजा हमेशा से ऑस्ट्रिया में नहीं था। कुछ समय पहले वो कैलिफोर्निया में एक इंडियन बिजनेसमैन कॉल्ड अवतार सेठी के साथ काम करता था। एंड जिंदल लगभग कंफर्म था कि ये अब्दुल खान और उसका नेटवर्क जो कुछ भी एक्टिविटीज कर रहा है उसकी मेजर फंडिंग अवतार सेठी से ही आ रही है। एंड दैट इज व्हाई जिंदल जल्दी से जल्दी आहूजा के साथ एक फेस टू फेस मीटिंग करता है जिसमें वो पूछता है कि भाई तुम कैलिफोर्निया में इतनी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे तो वहां से भागकर क्यों ऑस्ट्रिया आ गए? तो आहूजा बोलता है कि भाई जिसके साथ में काम कर रहा था ना वो साला अवतार सेठी, वो देशद्रोही था, गद्दारों के साथ काम कर रहा था भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, और मैं इन सब में नहीं फंसना चाहता था, इसीलिए मैं वहां से भाग गया। अब देखो ये सब सुनने के बाद जिंदल ने क्या करा कि आहूजा को ही रिक्रूट कर लिया और अब आहूजा को वापस कैलिफोर्निया जाकर अवतार सेठी के साथ अपने कॉन्टेक्ट्स रिवाइव करने थे। जस्ट मीन उसके क्लोज जाना था। अब तक तारिक और अमरजीत हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और एविडेंसेस दे चुके थे एंड उन सब की एक तगड़ी रिपोर्ट बनाकर दे दी गई ब्रिटिश होम सेक्रेटरी को। ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज एम्बैरेस्ड बिकॉज ये सब एक्टिविटीज उनकी नाक के नीचे हो रही थी। पर उससे पहले कि ब्रिटिशर्स कुछ कर पाते, हरबख्श रातों रात पाकिस्तान भाग गया। पर अब्दुल खान, संधू एंड सेठी अभी भी खुले घूम रहे थे और इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 स्ट्रेटेजीज बनाई गई। पहली फॉर अवतार सेठी एंड दूसरी फॉर संधू एंड खान। सेठी एक बिजनेसमैन था तो उसका मुंह खुलवाना थोड़ा आसान था, थोड़ा डराने धमकाने से ही काम हो जाता। पर ये संधू और खान के लिए तो कोवर्ट ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। इधर आहूजा वापस अवतार सेठी के साथ काम करने लगता है और बहुत सारी क्रूशल इन्फॉर्मेशन देता है। एंड अब जैसा डिसाइड किया गया था, रॉ का एक बंदा जाता है सेठी को पकड़ने और थोड़ा डराने धमकाने से वो रेडी हो गया है सब कुछ बताने के लिए। तो सेठी को सेफ हाउस लेकर जाते हैं जहाँ पर नारायणन उसे 6 घंटे तक इंटेरोगेट करता है और बहुत सारी क्रूशल इन्फॉर्मेशन निकालता है अबाउट देयर प्लान। एंड एक और अच्छी बात, ये सेठी अब रेडी हो गया है हमारे लिए काम करने के लिए, बिकॉज उसे डर है कि अगर इसकी हरकतों के बारे में हमने यूएस गवर्नमेंट को बता दिया तो वो उसे यहाँ से धक्के मार कर निकाल देंगे। इसलिए सबसे पहले तो उसने एक लिस्ट दी जिसमें सबके नाम थे विद एविडेंसेस जो भी इस मिशन में इन्वॉल्व थे। एंड इन पाकिस्तानियों का अगला
अगला मूव जानने के लिए सेठी को एक टेप रिकॉर्डर देकर एक सॉलिड प्रूफ अगेंस्ट खान एंड दियर नेटवर्क लाने को कहा। इस दौरान वो लिस्ट जिसमें सबके नाम थे वो रो हेडक्वार्टर्स भेजी गई, जो कि इवेंचुअली लैंड हुई ऑन द डेस्क ऑफ इंडियाज होम मिनिस्टर एट दैट टाइम पीवी नरसिम्हा राव। और थोड़े समय बाद जिंदल को ये बताया जाता है कि उस लिस्ट के 18 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, मतलब खत्म कर दिया गया है, और बाकी 9 को भी ऊपर पहुंचाने का काम जारी है। अब क्या होता है कि सेठी वो टेप रिकॉर्डर में कुछ कॉन्वर्सेशंस लेकर आता है अब्दुल और उसके नेटवर्क की, जिससे ये पता चलता है कि इन लोगों का प्लान था भारत में बहुत सारे अटैक्स लॉन्च करने का। अब देखो यार, इन आतंकवादियों को लंदन में न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें इंग्लैंड की इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 का सपोर्ट चाहिए था, एंड बिकॉज भारद्वाज के MI5 में कॉन्टेक्ट्स थे, उन्होंने उन्हें कन्विंस कर लिया है और ये लोग भी काम पर लग गए हैं। अब कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। नारायणन को एक कॉल आता है, मैं बलवंत बोल रहा हूँ, एंड वो आगे होकर बताता है कि उसके पास ISI के वो लंदन वाले नेटवर्क के बारे में बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, पर वो इन्फॉर्मेशन रॉ के सीनियर ऑफिसर्स के साथ ही शेयर करेगा। तो फिर जिंदल एंड भारद्वाज की मीटिंग करवाई जाती है बलवंत के साथ, और ये मीटिंग तो क्या ही थी, एक तरह का इंटेरोगेशन था जो कि 3 दिन तक चला। और इंटेरोगेशन से हमें ये पता चलता है कि बलवंत सिंह खुद हमारे पास इसलिए आया है क्योंकि ये खुद आतंकवाद के मायाजाल से बाहर निकलना चाहता है, और सिर्फ यही नहीं, इसके 4-5 दोस्त भी। अब जिंदल बलवंत से बोलता है कि अगर तुम्हें अपने परिवार वालों से मिलना है तो तुम्हें हमें संधू और बाकी सारों के खिलाफ एविडेंसेस एंड इन्फॉर्मेशन देनी होगी। बलवंत मान जाता है और बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देता है, और अब इतने सारे एविडेंसेस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ये मैटर सीधा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा देती है, और सब्सिक्वेंटली संधू और उसके 5 करीबी आतंकवादियों को MI5 की टीम उठा लेती है और उनका गेम बजा देती है। अब यहाँ से मेनली 3 चीजें बाकी थी। पहला, बलवंत सिंह और उसके दोस्तों को अपने परिवार वालों से मिलवाना। दूसरा, ये मेक श्योर करना कि परिवार वालों से मिलने के बाद वापस ये नेटवर्क ज्वाइन ना कर ले। और तीसरा, अब्दुल खान का खात्मा, जो कि बहुत तगड़े तरीके से किया जाएगा। ये बंदा वापस पाकिस्तान जाकर बहुत सारे टेररिस्ट रिक्रूट कर रहा था ताकि इनका नेटवर्क खत्म ना हो और ये अटैक लॉन्च कर सके। अब देखो, बलवंत और उसके दोस्तों को उनकी फैमिली से मिलवाने में एक प्रॉब्लम थी, वो ये कि इन बंदों का नाम MI5 की ब्लैक लिस्ट में था और इनको भारत जाने का वीजा कतई ना मिलता। दैट्स वाई बहुत सारे अरेंजमेंट्स करे गए, इनके फर्जी पासपोर्ट्स बनवाए, उनमें वीजा लगवाए और उनको अपनी फैमिली से मिलवाया, एंड देन उन पर प्रॉपर नजर रखी गई ताकि वो वापस से ये नेटवर्क ज्वाइन ना कर ले। नाउ अब ऑपरेशन हॉर्नेट की लास्ट स्टेप बची थी, अब्दुल खान का खात्मा। पर ये करना इसलिए थोड़ा मुश्किल था क्योंकि अब अब्दुल खान पाकिस्तान में था, बट स्टिल इस ऑपरेशन की पूरी टीम साथ बैठी और ये टफ बट जिगरे वाला डिसीजन लिया गया कि अब्दुल खान की मौत पाकिस्तान में ही आएगी और ये मौत हम लाएंगे। हमने हमारे पाकिस्तान के सारे जासूसों को हाई अलर्ट पर डाला, पूरी प्लानिंग करके 2 बंदों को बाइक पर भेजकर